भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। बात करते हैं तमाम मुद्दों को लेकर, आज उनसे चर्चाएं करेंगे। सर, आज आपने मन की बात सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे आपके साथ मन की बात में। क्या कुछ संदेश मिला आपको? देखिए, प्रधानमंत्री जी की विलक्षण प्रतिभा है। उनके मुंह से एक शब्द निकलता है, उसके अनेकों अर्थ निकलते हैं। वो एक छोटी सी घटना को दिखा रहे हैं कि वो पत्तल सिल रही है, देखने में छोटी घटना लग रही है, लेकिन स्वकेंद्रित व्यवसाय के लिए उद्धृत करने की जो भावना अभी मन की बात में उन्होंने छोटे छोटे उदाहरण दिए। और ये उदाहरण नहर खोद लिया संभल के किसी ने, गांव वाले मिल गए और उन्होंने पूरा नदी जो विलुप्त हो गई थी उसको पुनर्जीवित करने के लिए पूरा गांव लग गया। दिखाया, यानी दूसरों को प्रेरणा मिले। प्रधानमंत्री की मन की बात निश्चित रूप में ये उनके मन की तो नहीं है, मैं समझता हूँ ये जनता के मन की बात है। और जनता के मन की बात को किस प्रकार से वो पहले प्रेरणा देते हैं और फिर क्रियान्वयन के लिए उसको उद्वेलित करते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तमाम नए नए रिकॉर्ड बने हैं। महिला विधेयक लाने से पहले उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण करने का अभियान चलाया। जनधन खाते खुलवाए, कोरोना आया तो उनके खातों में सीधे पैसा हो गया, मुफ्त की दवा कर दिया, आयुष्मान कार्ड के उनको कर दिया। महिलाओं के लिए इज्जत को सम्मान देने के लिए उन्होंने शौचालय का निर्माण करा दिया। गैस का चूल्हा उनकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वो भी उनको कर दिया। प्रधानमंत्री आवास तो महिलाओं के नाम पर कर दिया। एक नहीं, इतने उदाहरण हैं कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के एक अभियान चलाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गर्भावस्था धारण करने से लेकर विवाह तक का सारा नियोजन करना। ये अद्भुत जो कार्य उन्होंने किए कि लड़कियों का प्रति जो लोग होता था, गर्भ में ही उनको गर्भाधान हो जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री की प्रेरणा से कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और उन्होंने बेटियों के लिए औषधि का, चिकित्सा का, उनके पैदा होने से पहले से लेकर पैदा होने के बाद पढ़ाई तक का, विवाह तक का खर्चे का, इससे जो बच्चियों को जो लोग मार देते थे या बच्चियों का नहीं चाहते थे, उनकी संख्या बढ़ी है। अब जो रेशियो, पहले महिलाएं कम थीं और पुरुषों की संख्या रेशियो में कई गुना ज्यादा थी। अब क्या है, अब लगभग बराबर तो नहीं, महिलाओं का रेशियो उनसे ज्यादा हो गया है। ये 9 साल में ये अद्भुत चमत्कार भारत के जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो अब हो गया कि महिलाओं का जो संख्या है वो पुरुषों की अपेक्षा, मानो पुरुष 1000 है तो महिला 1015 या 20 है। तो ये नारी सशक्तिकरण का जहां अभियान चलाया, आज वो बोइंग विमान भी उड़ा रही है, राफेल को भी उड़ाने की तैयारी कर रही है। आज वो पायलट से लेकर IAS अधिकारी तक और देश के राष्ट्रपति तक का महिलाएं बन रही हैं, प्रधानमंत्री तक का महिलाएं बन रही हैं। ऐसे समय मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो आधी आबादी है, यानी आधी आबादी पुरुष की और आधी आबादी महिला की, तो उसको 33% का आरक्षण दे दिया। अब आप देखो, उसमें कोई जाति और धर्म नहीं है। तलाक तलाक तलाक, ये जो ऐसे विषय थे जिसमें मुस्लिम बहनों के साथ में अत्याचार होता था, ऐसी विचारधारा को जो मुस्लिम बहनों का उत्पीड़न करती थी, उस विचारधारा को तड़ाक 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 हो गया, कानून बन गया। और आज महिला जो 33% का आरक्षण है, ये जाति और धर्म को देखकर नहीं है, आधी आबादी का 33% आरक्षण है। अब आरक्षण में आरक्षण तो नहीं हो सकता। ये विपक्ष जो दुष्प्रचार करा रहा है वो हास्यास्पद है। ये महिला का 33% आरक्षण है, सामान्य तो सामान्य में 33% हो गया, OBC है तो OBC में 33% हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप लोग खाली ये चुनावी शगुफा है। अखिलेश यादव ने कहा लागू क्यों नहीं कर देते, अभी लागू कर दे, वो लागू होगा 29 में 31 में, तो इतनी जल्दी थी अगर, तो जल्दी लागू भी करना चाहिए था। इनको अच्छी तरीके से पता है सभी को कि जब जनगणना होगी तो जनगणना के बाद परिसीमन होगा, और परिसीमन के बाद जो विधिक संस्था जैसे चुनाव आयोग या कोई और विधिक संस्था है, वो उनके आरक्षण का की सीटों का निर्धारण करेंगे। ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं होनी है। 2011 के आरक्षण के आधार पर ये महिला का आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि कई
2011 से लेकर ये 10 साल के 11 साल के अंतराल में आबादी का प्रतिशत है तेजी के साथ में बढ़ा है। तो हम 33% जब आरक्षण देंगे तो नया हमारा पहले जनगणना होना चाहिए। जनगणना अभी चुनाव है ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल मई में, तो हम उतनी जल्दी जनगणना नहीं कर सकते। जनगणना में भी 1 साल का समय लगता है, उसके बाद परिसीमन में साल 6 महीने का समय लगेगा, उसके बाद विधिक संस्था द्वारा उसको किया जाएगा कि प्रोसेस है। ये रास्ता खोला है प्रधानमंत्री ने, जो कांग्रेस ने आज़ादी के बाद कितने कई दशक 7 दशक से ऊपर बीत गए, अभी तक का नहीं दिया था जो अधिकार महिलाओं को। उनके लिए महिलाओं का अधिकार केवल उनके परिवार की, गांधी परिवार की महिला तक सीमित है, आदरणीय सोनिया जी और आदरणीय प्रियंका जी तक। उनके वहां पर कोई और दूसरा महिलाओं का सम्मान नहीं है। बीजेपी में महिलाओं का सम्मान, वो चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी को समान है। अब राशन बंटता कोई धर्म पूछ के थोड़ी देते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अगर ये आरक्षण में आरक्षण होता, अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, पिछड़ों को आरक्षण दिया जाता, ये सारी चीजें ये बात कही जा रही हैं। ये जान के कह रहे हैं, उनको पता है कि कर्नाटका के विषय में तमाम दक्षिण राज्यों ने जिन्होंने दिए थे आरक्षण में आरक्षण, उनको सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। संविधान में भी आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये विपक्ष को पता है। जब भी इन्होंने आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया, माननीय न्यायालय ने उसको रोक दिया है। ये चाहते थे ये महिला बिल भी रुक जाए, इसमें ऐसा लेकुना डाल दो कि ये करें और करते ही वो रुक जाए। ये महिला विरोधी हैं, ये महिला का आरक्षण नहीं चाहते, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। और मैं समझता हूं कि इनके प्रलापों के बावजूद इन्होंने तो समर्थन दिया है ना, नहीं समर्थन देते, एक बताते महिलाओं की क्या असलियत है। इनको पता है कि वो जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। सर्वसम्मति से कह रहे हैं, हम लोगों ने भी समर्थन किया है, लेकिन ये होता तो ज्यादा अच्छा होता, सर्वसम्मति से पास हुआ। इनसे पूछना चाहिए। ये दूसरी चीज भी बोलते हैं कि कांग्रेस सबसे पहले लाई, और फिर ये दूसरा शब्द बोला कपिल सिब्बल ने भी, और मैं वहां पे मौजूद था। जो जयराम रमेश थे, आदरणीय जयराम जी ने और खड़गे जी ने, तीनों ने कहा ये वही है जो कांग्रेस लाई थी। अरे मेरे भाई, अगर कांग्रेस लाई थी तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया था? उसको भी पता था कि आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता, फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? आपके पास बहुमत था, कांग्रेस के पास, कांग्रेस ने झूठ बोला और राज्यसभा में पास कराया और लोकसभा में पास नहीं कराया। कह दिया कि सपा नहीं चाहती, आरजेडी नहीं चाहती। अरे कांग्रेस खुद नहीं चाहती है। सपा तो पहले से महिला विरोधी रही है, आरजेडी पहले से महिला विरोधी रही है। आरजेडी का मतलब है महिला प्रेम, महिला के प्रति सम्मान का जो पहला आरजेडी का मंतव्य आदरणीय राबड़ी जी तक है। समाजवादी पार्टी का तो हमेशा से विरोध, खुलेआम विरोध रहा है महिला विधेयक का। तो इन लोगों से आशा करना कि ये महिलाओं के संरक्षण के लिए, सम्मान के लिए कुछ करेंगे, वो बेईमानी होगा। मुसलमानों की हक की बहुत बात की जाती है विपक्ष के द्वारा कि मुसलमानों को हुकूक उनके नहीं दिए जा रहे हैं, उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा। मुस्लिम महिलाओं को अगर आरक्षण मिलता तो आज जो है वो और आगे बढ़ जाती। तलाक 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 की आप बात कर रहे हैं, उसको तड़ाक कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि तलाक का अगर कर सकते हैं तो इसमें आरक्षण देते तो और तेजी से ऊपर आती महिलाएं। इनको सीधे से पता है कि संविधान में आरक्षण संप्रदाय के आधार पर नहीं है, जाति के आधार पर है। ये बोलने वाले या तो अनभिज्ञ और अज्ञानी हैं, या ये जानबूझकर विभेद पैदा करने के लिए ऐसी बात कहते हैं। बीजेपी के राज्य में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुखी है, और सबसे ज्यादा कहीं सुखी है तो उत्तर प्रदेश में सुखी है। आज उनकी आबादी 19% है। अब उठा के दो, राशन प्राप्त करने वालों में सबसे ज्यादा किसने राशन प्राप्त किया है? 33% प्राप्त किया मुस्लिम बंधुओं ने। क्यों? क्योंकि बेचारे गरीबी की रेखा के उस पर आते हैं। कांग्रेस ने कभी इनके बारे में सोचा था क्या? आज प्रधानमंत्री आवास मिला है, 19% की आबादी है, लेकिन 23 या 24% मकान मिले हैं तो वो मुस्लिम बंधुओं को मिले हैं। ये बीजेपी की सरकार में मिला है। आज सबसे ज्यादा कंपटीशन में कोई आ रहा है तो बीजेपी की सरकार में, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सभी जाति धर्म के लोगों को पढ़ाई बीजेपी करा रही, निष्पक्ष करा रही। इनके उसमें तो एक परिवार के लोगों को नौकरी मिलती थी, यहां पे तो सबको मिल रही है। आज कितने पीसीएस मुस्लिम चुन के आए हैं? मोदी जी के और योगी जी के कारण तो चुन के आए हैं। और आप देखो कि इलाज कराने जाते हैं
तो क्या आयुष्मान कार्ड में पूछते हैं कि आप मुस्लिम हो तो नहीं मिलेगा? मकान देते हैं पूछते हैं मुस्लिम नहीं हो तो नहीं मिलेगा? गैस कनेक्शन देते हैं पूछते हैं? शौचालय बनाते हैं पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। यही मोदी मॉडल है। जाति व्यवस्था नहीं, संप्रदाय की व्यवस्था नहीं, व्यक्ति की सहायता का आधार गरीबी है और गरीबी के आधार पर हम मदद करेंगे। और गरीबी को हटाने का जो लक्ष्य करा, आज 3.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए केवल उत्तर प्रदेश में। पूरे भारत में देखो तो कई करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे। आधार गरीबी है, जातिवाद नहीं है, संप्रदायवाद नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम करके इन लोगों ने हमेशा वोट पाया। मुस्लिम बंधुओं को इन्होंने भड़काया बीजेपी के प्रति, सांप्रदायिक है, खा जाएंगे। कौन सा 5 साल में खा लिए? बीजेपी के कार्यकाल में ही आदरणीय अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने। अशफाकुल्लाह, अब्दुल हमीद, ये हमारे पूर्वज हैं, ये मानते हैं। लेकिन ये लादेन को अगर पूर्वज मानो, बाबर को मानो, इनको मानो, तो ये लुटेरे हमारे नहीं हो सकते। ये कौन मानते हैं लादेन को? और ये विपक्ष के लोग अगर उनकी संस्कृति को प्रतिपादन करने की बात करते हैं तो बीजेपी नहीं करते। बीजेपी तो हमेशा अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानती है। अब्दुल हमीद के वहां अगर कोई उनकी भी जयंती मनाने पहुंचा तो बीजेपी के लोग पहुंचे। जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं वो हमारे अपने हैं। ये हिंदुस्तान का मुसलमान आज मोदी जी के प्रति आकर्षित हुआ है और उत्तर प्रदेश में इसका बात का सबूत है कि पसमंदा मुसलमान में रामपुर और आजमगढ़ की सीट में खुलकर भाजपा को वोट दिया है। तो ये इनकी दर्द का कारण है। इसलिए वो मुस्लिम को भड़काने का कोई भी प्रयत्न नहीं छोड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि यहां पर अब्दुल कलाम की लाइन चल सकती है, रफी अहमद किदवई की चल सकती है, अब्दुल हमीद की चल सकती है। उस धारा का प्रतिपादन बीजेपी करती है। लेकिन अगर कोई बीजेपी से ये कल्पना करे कि हम किसी प्रकार के जो उग्र स्वभाव वाले लोग हैं उनका हम करें, तो नहीं कर सकते। वो हमारे पूर्वज नहीं हो सकते। मुगल हमारे पूर्वज नहीं हो सकते। तुर्क हमारे पूर्वज नहीं हो सकते। मुस्लिम जो है यहाँ हमारे भाई हैं, चाहे वो शिया है, चाहे सुन्नी है, चाहे पसमंदा है, चाहे कोई सूफी है, कोई है, वो हमारे हैं और उनका काम मोदी जी बखूबी करते हैं। रमेश बिधूड़ी का जो बयान आया था उसको लेकर बहुत हंगामा मचा हुआ है। पूरा विपक्ष एक हो चुका है। वो कहा कि ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, उग्रवादी बोला, आतंकवादी बोला और न जाने क्या क्या बोला, जो कि माइक पे नहीं बोला जा सकता है। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करता है उनका बयान। देखिए, मैं इस बयान की इसलिए उल्लेख नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पर उनके बारे में पार्टी अपना कार्रवाई कर रही है। उनसे उसका स्पष्टीकरण मांगा, ये सब आपके टेलीविजन चैनल पे आया है। ले अभी आपने देखा कि कांग्रेस के उसने प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या कहा विधायक ने मध्य प्रदेश के। आदरणीय सोनिया जी कहती थी मौत का सौदागर, चाय वाला, कौन कौन से उनके लोगों नेताओं ने क्या क्या शब्दों का प्रयोग नहीं किया प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि राजनीति में चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, शब्दों का संयम ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। और उन्होंने खासतौर से भाजपा के लोगों को हर बैठक में कहते हैं कि शब्द के संयम की सीमा को पार नहीं करना है। और विपक्ष से भी यही आशा है। एक सवाल और था कि जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 2024 में कहीं ना कहीं हम लोग अब घोसी फिर दोहराने जा रहे हैं। हाँ, घोसी में वो पिछले बार भी जीते थे, उससे पहले भी जीते थे। और अगर घोसी मिल गई तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उनको तो देखना चाहिए उनकी रामपुर छिन गई, उनका आजमगढ़ छिन गया। उसकी चिंता करें कि जो उनके गढ़ हुआ करते थे वो भाजपा के गढ़ बन चुके हैं, इसकी चिंता करें। और भाजपा जब सपा और बसपा का हिंदुस्तान का सबसे मजबूत महागठबंधन हुआ था तब ये पराजित हुए थे और ज्यादा मतों से। जब ये कांग्रेस के साथ, कम्युनिस्ट के साथ, MIM के साथ, किसके साथ नहीं मिले थे, तब गठबंधन बना कर तब बुरी तरह पराजित हुए थे। तो एक महापराजय के लिए तैयार विपक्ष को बड़ी पराजय की तरफ भेजने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता तैयार है। 2080 में आपके चैनल पे कह रहा हूं कि एक एक सीट पाने के लिए तरसेंगे और बीजेपी स्वीप करेगी उत्तर प्रदेश में। तो ये इंडिया गठबंधन फेल हो जाएगा पूरी तरह से। हाँ, ये गठबंधन कहाँ है, ये खठबंधन है। लठबंधन के लिए तैयारी कर रहा है। ये घमंडिया है। यहाँ पर मुकाबला इनका बीजेपी से नहीं है, यहाँ सपा का मुकाबला बसपा से है, बसपा का मुकाबला कांग्रेस से है, कांग्रेस का आप से है, आपका जो है
वो लोकदल से या किसी और से, तृणमूल से का है, तृणमूल का कांग्रेस से है, ये सब आपस में केवल एक विपरीत विचारधाराओं वाले क्यों मिले हैं? क्योंकि किसी तरीके से इनकी किसी की अकेले हैसियत नहीं है जो मोदी जी का मुकाबला कर सके। इसलिए सब एकजुट होने की, विपरीत विचारधारा वाले लोग जो एक दूसरे को गाली देते हैं, ये इकट्ठा होने का स्वांग रच रहे हैं। इकट्ठा नहीं है, न इनका दल मिला है, न इनका दिल मिला है। दोनों में खोट है, दिल में भी खोट है और दल में भी खोट है। इसलिए ये भ्रष्टाचार करने वाले लोगों का, झूठ बोलने वाले लोगों का ये महाघमंडिया अपने घमंड के अंतिम सीमा में जो इनकी राजनीति की फसल उगने के लिए सोचते हैं, इनका सूर्य उदय नहीं होगा, उदय ही अस्त का कारण बनेगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। दिनेश शर्मा जी को आपने सुना, उन्होंने कहा जो ये गठबंधन हुआ है ये गठबंधन नहीं है, ना तो इनके दल मिले हैं और ना ही दिल मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 में एक बार फिर क्लीन स्वीप करेगी। कैमरामैन निखिल के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।